दिमाग हाँ में एक फितूर आया, हाँ बाथरूम में जाना अलाउड है, पर हाँ बाथरूम ना जाए, उठे, हाँ। थोड़ा वॉक करें, वापस आके बैठ जाए, इट वुड टेक अ मिनट, बट थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले और वापस आके बैठ जाए। क्या उठने ना दे तो वहीं बैठे बैठे स्ट्रेच कर ले अपने आप या स्ट्रेच कर को। ले। शर्मा सर, बच्चों को बता दीजिए ब्रीदिंग आप कैसे रेकमेंड करेंगे, कैसे करनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि अगर आप ब्रीदिंग होल्ड करते हैं, अगर आप लंबा सांस लेकर के ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक जो है थोड़ा सा काम करता है और उसकी वजह से आपका हार्ट रेट कम होता है। सो जब आप हार्ट रेट को कम करोगे तो फिर आपको आपका आपका जिस दिमाग है वो ठंडा हो जाएगा। तो इफ आई एम राइट समवेयर एम एस धोनी ऑल्सो यूज टू से दिस। तो लोग उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने उनका भी एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो फिर देन ही ऑल्सो रिलाइज ऑन होल्डिंग द ब्रेथ। एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टेक्निक, इट इज अ पावरफुल टेक्निक। आप भी जब आप सारी चीजों को जब आप ऑब्जर्व करिए, सांस जो सांस अंदर जा रही है, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि मतलब इट इज गोइंग इनसाइड, ऐसा सोचिए, तो देन इमीडिएटली आप बाकी चीजें जो है क्लस्टर आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। आपका फोकस उस प्रेजेंट टास्क पे आ जाएगा कि आप सांस ले रहे हैं। द बेसिक आइडिया इज कि दिमाग में जो रेसी थॉट्स होते हैं उनको हटा करके किसी चीज पर अपने आप को फोकस करना। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, दिस इज वन थिंग दैट वर्क्स फॉर मेनी पीपल, इट मे वर्क फॉर यू एज वेल। तो ये किया जा सकता है जी सर। तो शर्मा सर ऐसा है, मैंने बच्चों को 12/12/05 का दिया था। मुझे एक आदत है, क्योंकि 12 का देने में मुझे कंफ्यूजन होता है कि एएम डालूं या पीएम डालूं तो मैं हमेशा 5 मिनट आगे का करके डालता हूँ। तो विल स्टार्ट इन 4 मिनट्स। बच्चों, हाँ आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है शर्मा सर से पूछ लीजिए। वी विल स्टार्ट इन 4 to 5 minutes फ्रॉम नाउ, विल नॉट स्टार्ट इमीडिएटली। क्योंकि बाकी काफी सारे लोग को 12/5 का मिला होगा, सबको मैंने 12/5 ही भेजा था। तो पीपल विल बी ज्वाइनिंग, और 3 से 4 मिनट का हम इंडिया स्टैंडर्ड टाइम का रिलैक्सेशन दे देंगे। सर मतलब है ना, इतने महान लोग हैं ये एनटीए वाले, इन्होंने टेलीग्राम के ऊपर बैन लगा दिया और टेलीग्राम को लोग वीपीएन, फ्री वीपीएन एप्स होती है उससे एक्सेस कर रहे हैं, मतलब है ना। अर्पण का अच्छा क्वेश्चन है। स्कोर हाँ। स्टैक्ड है सर 320 पे। तो इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट 320 इन योर प्रैक्टिस पेपर, गो विद अ वेरी स्ट्रांग कॉन्फिडेंस इन द एंट्रेंस एग्जाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन। आप बस अपना हर प्रैक्टिस पेपर में 320 मेंटेन करिए, वहां पर अपने थॉट्स को आप बेटे गैदर करिए, आप देखिएगा नंबर इससे ज्यादा आएंगे, यू विल नॉट बी स्टक। कृष्णा, दैट हैपेंस, यू कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली ओनली फॉर 360। सो यू आप 360 पे इतने फिक्सेट नहीं हो सकते कि 356 डिसअपॉइंटमेंट बन जाए आपके लिए। और हर तरह का पेपर अलग होता है। और जो भी आप 320 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर, बिलीव मी। नॉट इजी इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिचुएशन टू एक्चुअली परफॉर्म। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपका करा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आराम से करिए। 330 360 होता है कि नहीं होता, 330 आप कर रहे हैं, 360 के बारे में मत सोचिए, कहीं ये 330 पे जियो पार्टी ना लग जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, डू नॉट ओवर थिंक द थिंग्स। और जनरली आप किसी भी टॉपर से भी बात करेंगे, रैंक वन जैसे जेई वगैरह के, मैं रैंक वन की बात करता हूँ, दे डू नॉट थिंक कि मतलब आई विल स्कोर दिस मच। मतलब दे से कि जी उसी दिन होता है। एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एक्स फैक्टर एज वेल, वो हमारी जिंदगी में एक जरूरी फैक्टर भी है। तो मैं 360 पे अपने आप को फिक्सेट नहीं करूंगा। तो यस, मेरे लिए 356 इज 360। यस सर। फेयर इनफ। मतलब यार, आप किसी भी ऐसी चीज को पकड़ एक के और मत बैठो। एक और चीज है सर, एक और चीज है। देर इज अ ब्यूटी इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप ये मान के चलिए बेटे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको वास्तविक स्थिति से अवगत कराऊंगा, मतलब जिसे कहते हैं रियलिटी से। वो ये है कि रैंक एक है, चाहे रैंक कोई सी भी है, द डिग्री इज सेम। दिस इज अनलाइक अनलाइक क्या कहते हैं, तो काबुल में भी गधे होते हैं बेटे, कहते हैं, कहावत है पुरानी, हाँ या नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, बड़े से बड़े कॉलेज में भी बेटे सप्लीज लगती हैं, और छोटे से छोटे कॉलेज से भी इंडिया के बेस्ट प्रैक्टिशनर निकलते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैंने ये कहा कि ये याद रखना बेटे, इट इज। और एक और चीज है, करंट पर्सपेक्टिव में हम अगर आंख बंद कर ले तो अंधेरा नहीं होता। सच्चाई ये है कि एमबीबीएस एक तरह का क्वालिफिकेशन टाइप की डिग्री है। अल्टीमेटली यू गो फॉर बेटे पीजी। एंड अगेन आप अब, अगर हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री आपके उतने स्ट्रांग ना हो, आपको यूजी एंट्रेंस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, आपकी रैंक थोड़ी नीचे आ जाए, आप अपने अपने पसंद के कोर्स में जा रहे हैं, वो आपका पैशन है, आप अच्छा करें। एंड बिलीव मी, अगर आप उसे एंजॉय करते हैं तो दोबारा एक लेवल फील्ड आएगा, दोबारा सब एक साथ एक ही घाट पर आ जाएंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से पढ़ा है। मैंने आपसे कहा था काबुल में भी गधे होते हैं, ठीक है। मैं इसी फील्ड का आदमी हूं और काफी ज्यादा बेटे क्या हूं, सीनियर हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अ कॉलेज डज नॉट मेक यू अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर। इट कैन हेल्प अ लिटिल बिट बट डज नॉट, नॉट एट ऑल। मैं बहुत पर से ऐसे,
सर सत्या नडेला इज नॉट फ्रॉम आईआईटी, बात खत्म। खत्म हो गई, मैंने यही कहा ना। तो उसके बाद फिर एक लेवल फील्ड आएगा जहां पर आपको फिर एक बार आउटशाइन करने का, आप एम्स दिल्ली जाकर के पीजी भी कर सकते हैं। अगेन यू आर एंटाइटल्ड। सो जिंदगी में आपने जब भी एक बार किसी जगह अच्छा परफॉर्म किया तो आप समझ जाएंगे कि दैट इज ग्रेट स्टार्ट टू अ ग्रेट कैरियर। तो मेरा मतलब ये है, ठंडा रखिए इसको, पर्सपेक्टिव में रखिए। पहली रैंक और मतलब जो है 10-11 हज़ार रैंक, कोई फर्क मेरे नजर में तो है नहीं। मतलब थोड़ा सा घर से दूर जाना पड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 किलोमीटर बाहर अगर आपको हॉस्टल जाना पड़ रहा है, या 500 किलोमीटर बाहर हॉस्टल जाना पड़ रहा है, तो बेटे फर्क नहीं पड़ता। पहले 2-3 महीने थोड़ी एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है, फिर जब आप हॉस्टल में रहते हैं, यू मेक सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स दैट यू विल एवर हैव इन योर लाइफ, और फिर आपका हॉस्टल से आने का मन नहीं करता है। तो वो सारी चीजें पहले 1-2 महीने की होती हैं, उसके बाद में सब जने एडजस्ट करते हैं। आज तक ऐसे ही होता आया है, आगे भी होता रहेगा। तो मेरा मतलब है, नथिंग टू वरी एट ऑल, नथिंग नथिंग एट ऑल। सर 2 मिनट और बात करते हैं। तो मैं बच्चों को ये वाली चीज जो आपने बोली काफी इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू चैलेंज एवरीवन, क्या जो एम्स दिल्ली जाते हैं एमबीबीएस में, उन सबका पीजी में अपनी मनपसंद की ब्रांच एम्स दिल्ली में मिल जाती है क्या? नहीं मिलती। इसका मतलब बाहर वाले आते हैं जो एम्स दिल्ली के नहीं होते और पीजी में उन्हें मिल जाता है। तो शर्मा सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एमबीबीएस जो है आज की दुनिया में क्वालिफिकेशन एग्जाम है। अनलेस आप टीयर 4 टीयर 5 सिटी में जाके या बिल्कुल गांव में जाके प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं हो, तो एमबीबीएस से काम चल गया। अदरवाइज यदि आपके आपके पास एमबीबीएस है तो आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप सुई नहीं लगा सकते पेशेंट के। यू हैव टू हैव पीजी। एक तो सर ने ये बहुत अच्छी बात बोली। और सर दूसरी चीज एक और है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। बचे हुए 48 घंटों में वुड यू रेकमेंड कि बच्चों को कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, या क्या करना चाहिए? शुड दे वरी अबाउट देयर वीक एरियाज और दे शुड फोकस ऑन जस्ट ब्रशिंग अप एवरीथिंग? इफ यू वर इन देयर सिचुएशन व्हाट वुड यू डू इन फाइनल So, 2 days? so what I would do in final 2 days basically would be what I have done in the past. कहने का मतलब ये है कि I had been मतलब मैं अपने आप को एक चीज का जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा। मतलब I was a good यू वुड से रिकॉर्ड कीपर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अपने हाथ से जो नोट्स बनाता था उनको अंडरलाइन कर लेता था कि भाई ये मेरे से बार बार गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है मतलब 10 पेपर में 3 बार मेरे से गलत हुआ है। वजह ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आता क्राई 1A भी है कि क्राई 2AC है। इस तरह की क्लोज चीजें, कौन सा कॉटन के लिए, कौन सा किसके लिए, इस तरह का झंझट फंस रहा है। तो बिलीव करिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते थे, लेकिन ये बार बार गलत हो जाता था। मैं इसका आंसर उसमें, उसका आंसर इसमें लगा देता था। तो इसलिए मैंने उन चीजों को सिंगल आउट करके एक अपनी एक कॉपी सी बना रखी थी, जिसे लास्ट मोमेंट पे देखना है। जहां पर मैं अपने आए हुए क्वेश्चन में गलती कर सकता हूं, वो काम मैं नहीं करना चाहता। आई विल नॉट रीड एनीथिंग न्यू एट ऑल। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप चिन्हित कर लेते हैं अपने टेस्ट सीरीज में कि यार इनको एक बार हम देख करके जाएंगे, एक एक बार हम देख करके जाएंगे। तो इस टाइम पर द बेसिक थिंग इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको बहुत कुछ आता है, आपका आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपका करा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर जो भी ये 95 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ऑल ऑफ यू विल स्कोर मोर देन 320 मार्क्स, एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके आए हुए क्वेश्चन में गलती होती है। रेयर थिंग्स, अभी पेपर होगा बेटे 21 जून को, आप देखेंगे रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यू कैन नॉट रन अबाउट वन इल्यूसिव क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ 85 और 86 दैट यू नो। एंड बिलीव मी, it is these simple things that you do well actually leads to greatness. बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नहीं करनी होती, आसान चीज पूरी अच्छे से करनी होती है, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। तो शर्मा सर, यू वुड नॉट रेकमेंड डूइंग एनी न्यू क्वेश्चंस, यू वुड नॉट रेकमेंड डूइंग एनी न्यू टेस्ट? नो नो, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम क्या है ना सर, मान लीजिए वेम्स और फैंसी में किसी एग्जामिनर ने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जो आपको नहीं आता, एंड ओके, इमीडिएटली मतलब आपको लगा कि यार ये तो पढ़ना चाहिए था, ये मेरा टॉपिक तैयार नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि आप जब टीचर के पास जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि वो विद्वान है, लेकिन वो बेवकूफ आपको विद्वता अपनी प्रूव करने में लग जाता है उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ करके। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि आप अगर मेरे से बायोलॉजी पूछ रहे हैं तो आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा कि मुझे बायोलॉजी आती है। अब मैं ये प्रूव करना शुरू कर दूं, तो फालतू के क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइम पर किसी काम के नहीं है। फालतू का क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहीं पे एक पॉडकास्ट किया तो बड़ी हंसी वाली बात हुई। तो कोई नॉलेज खराब तो है नहीं, आपको पता है घोड़े की पूंछ में कितने बाल हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इसमें और किसी को नहीं पता, आपको पता है। मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ आपसे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी में स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। वो छोड़ के आपने घोड़े की पूंछ के बाल गिने। नाउ दिस इज व्हाट इज अ टाइम वेस्टेज, दिस इज व्हाट यू मस्ट। एक और प्रॉब्लम है, कई बार आप इस तरह का क्वेश्चन खुद पूछते हैं जो कि मतलब अनर्गल है। अभी छोड़ दीजिए उन चीजों को, कुछ भी करने की अभी जरूरत नहीं। नाउ इज नॉट द टाइम, नाउ इज नॉट द टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगले कुछ दिन ना तो आप अपने दिमाग को डिविएट होने दे सकते हैं, ना आप उसको कहीं पर
परप्लेक्स होने दे सकते हैं, ना आप उसे कहीं पे, वो जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, डिविएट नहीं होने दे सकते. वॉट एवर यू हैव डन इज वेल, गुड एनफ, डू इट वेल, यू विल बी सेलेक्टेड. लेट्स स्टार्ट सर, फैंटास्टिक बच्चों, मजा आया. आई थिंक दिस इज वेरी गुड गाइडेंस. इस समय पे आपको तान्या ने बोला सर आपसे बहुत अच्छी वाइब आती है. मेरे साथ भी ऐसा होता है, व्हेन आई एम स्ट्रगलिंग विद समथिंग आई कॉल अप डॉक्टर शर्मा और वो कहते हैं कपिल किस बात से परेशान हो रहे हो. तो दिस इज वेरी गुड. होपफुली आप लोग को थोड़ी शांति मिली होगी, थोड़ा डायरेक्शन मिला होगा. अब हम पढ़ना चालू करते हैं. हम लोग सब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे. एंड वी वर डूइंग ट्रांसक्रिप्शन. सो आई विल अगेन, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आज हमारा दिन बड़ा क्रिटिकल है. आई एम नॉट शर्मा गोइंग. सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ. जी. सर आई एम नॉट श्योर कि नेटवर्क, बच्चों आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम शर्मा सर की साइड पे आ रहा है क्या, या मेरा नेटवर्क गड़बड़ है? मेरा नेटवर्क गड़बड़ है. मेरा नेटवर्क शायद मेरा गड़बड़ है. शर्मा सर प्लीज गो अहेड, मेरा नेटवर्क गड़बड़ है. चलिए. दैट तो डजंट हम इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स. तो वी बेटे लेफ्ट द डिस्कशन एट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पोजीशन ऑफ प्रमोटर और पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर के बारे में बात करी थी. एक चीज देखिए बेटे, जब आप जीन को डिफाइन कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने बात कर रहे हैं. जब आप जीन की बात कर रहे हैं, अगर जीन का जो सेगमेंट है डीएनए का, अगर उसका ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए है, तो प्रोटीन उसका एक्सप्रेशन होगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और उस सेगमेंट ऑफ डीएनए का अगर ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है, तो फिर प्रोटीन बनेगा. एक और चीज समझिए, अगर जीन के ऊपर जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए है, तो प्रोटीन नहीं बनेगा. तो पहली पॉइंट तो ये समझ लीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जीन जो है वो प्रोटीन ही के लिए कोड करती है या प्रोटीन बनाती है. लेकिन कुछ और बना सकती है, जैसे अभी हमने कहा कि टीआरएनए और आरआरएनए. लेकिन इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को भी जीन कहा जाता है, और वो कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करती है. तो जीन जो है वो सिंपल प्रोटीन कोडिंग डीएनए सेगमेंट से काफी आगे की चीज है. वो किसी और चीज के लिए भी कोड कर सकती है, जैसे इस तरह के आरएनए मॉलिक्यूल्स और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को भी आप जीन कहते हैं. यस और नो जरूर बोलते रहना है बेटे, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट, और मैं आगे चलता चला जाऊं. अब देखिए बेटे, एक और चीज समझिए. आपकी एनसीईआरटी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, जिसमें एक क्वेश्चन ये कहा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में कपल्ड हो सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम ट्रांसक्रिप्ट बनना शुरू हुआ है, यहां से मैसेंजर आरएनए बेटे बनना शुरू हुआ, तो इस मैसेंजर आरएनए के पूरे बनने से पहले ही इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट किया जा सकता है. इसको कहते हैं कपल्ड प्रोसेस. इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ट्रांसलेशन शुरू हो जाए उसी मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का. दो पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. पहला पॉइंट ये है कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, इन प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है. एक तो ये पॉइंट दिया हुआ. दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्पाशियली सेपरेटेड प्रोसेस नहीं है, सेम कंपार्टमेंट में होते हैं. तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, मैसेंजर आरएनए अपने 5 प्राइम एंड से बन रहा है. तो ये जो मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है, इसका ये जो पहला पार्ट है, ये 5 प्राइम एंड है. सो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ट्रांसलेट भी बेटे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकता है. तो मान लीजिए यहां तक मैसेंजर आरएनए बन गया, तो इसको हटा करके इस 5 प्राइम एंड से यहीं से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थर्ड पॉइंट. हम ये कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में हम ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बनना शुरू हुआ था, पहले उसका 5 प्राइम एंड ही बना था, अब उसका धीरे धीरे 3 प्राइम एंड की तरफ ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है. तो क्यों ना हमने ट्रांसलेशन भी 5 प्राइम एंड से शुरू कर ली है, तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही हम ट्रांसलेशन शुरू कर सकते हैं. ये एक तीसरा पॉइंट मैंने ऐड किया. कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. इस बार जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन ये पूछें कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद उसके 3 रीजन दे दें. मैं एक बैठे बैठे अभी एक नए तरह का क्वेश्चन बना रहा हूं. ए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया बिकॉज ए, they are not separated in beta space. Number 2, the post transcriptional modification is not needed in prokaryotes. And number 3, the transcription and the translation of the mRNA both happens or begins at 5 prime end. So नीचे हम दे सकते हैं only A and B explains, only A and C explains, only B and C explains, A B C explain. तो हमें ये समझ में आ गया कि it will be all of them. ठीक है बेटे. yes, there would be a tricky point, और वो मतलब this is what we are here for. हम यहाँ पर हम जानते हैं कि आपका टॉपिक तैयार है, जस्ट हम ये देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में एग्जामिनर और क्या कर सकता है. अब देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ. एक और चीज देखिए बेटे, जब आप डीएनए और आरएनए को कंपेयर कर रहे थे, तो आपने कहा कि डीएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होता. डीएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होता. डीएनए का एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है, और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ट्रांसलेट होता है. अब डीएनए में इंट्रॉन्स है, ध्यान दीजिएगा बेटे, डीएनए में इंट्रॉन्स है. तो जब डीएनए में इंट्रॉन है, तो उसके
ऊपर जो मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनता है, मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें इंट्रॉन है और हर बारी उन इंट्रॉन्स को हटा करके एक्सॉन्स को जोड़ना पड़ता है। इस प्रोसेस को आप आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब अगर एक जीन एक्टिव है, सपोज करिए इंसुलिन की जीन, सो इंसुलिन की जीन जो है उसकी एक सेल में बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास में 2 ही कॉपी होंगी। वो जीन वहां पर एक्टिव है, उसका ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होगा। ट्रांसक्रिप्ट बेटे हजारों बनेंगे मैसेंजर आरएनए और दिन में कई बार बनेंगे। आप जब भी खाना खाएंगे आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, हर बार यही काम होगा। इंसुलिन बॉडी में स्टोर कहीं नहीं करते हैं, तो बार बार बनाना पड़ेगा। हर बार क्या होगा कि आप हजारों मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, उसमें से आप हर बार इंट्रॉन निकाल के एक्सॉन्स को जोड़ रहे हैं। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हम इंट्रॉन्स को अगर डीएनए से हटा दें तो ये बिना बात के रोज की जो काम हो रहा है, ये जो बार बार काम करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों बार बार हम इस काम को कर रहे हैं? अगर हम एक डीएनए में से हटा दें तो हजारों मैसेंजर आरएनए जो रोज बन रहे हैं उसमें से हमें इंट्रॉन हटाना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो लाइफ है उसका जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए था। मोस्ट लाइकली हम इसे आरएनए वर्ड कहते हैं। और जितनी भी ये मेटाबॉलिक मशीनरी इवॉल्व हुई है अर्ली प्रोसेसेस के लिए, वो आरएनए के आसपास इवॉल्व हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो मशीनरी ही नहीं है कि हम डीएनए में से इंट्रॉन निकाल सकें। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वी हैव द मशीनरी टू रिमूव द एंजाइम्स टू रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। हमारे पास बेटे वो मशीनरी नहीं है जो कि हम ये कह रहे हैं कि हम डीएनए में से क्या निकालने, इंट्रॉन्स को निकालने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हर चीज विशफुल थिंकिंग नहीं है इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन इज नॉट नेसेसरीली अ प्रोग्रेस। जिस टाइम पर क्लास 10th एनसीईआरटी में इवोल्यूशन चैप्टर होता था तो एक बड़ी क्रिटिकल लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी थी कि इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस नहीं है। मैं उड़ नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पंख नहीं है। मेरे पंख क्यों नहीं है? क्योंकि अब तक इवॉल्व नहीं हुए। जिस दिन इवॉल्व होंगे मैं इस क्लास से उड़ करके कहीं और चला जाऊंगा। इस क्लास में मेरा मन नहीं लग रहा है, पर अभी तो मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पंख है नहीं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? ये आपकी सोच से नहीं होना है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, जिसे आप स्प्लाइसिंग कहते हैं, शोज द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटे? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? इंट्रॉन का मतलब बेटे नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो कि ट्रांसक्रिप्ट में बनता है। तो हमने आपकी एनसीईआरटी ने जब ये कहा कि इट शोज द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ड, तब आपको ये पता लगा कि एक्चुअली हम तो इस काम को कर ही नहीं सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनेटिक कोड की जब आपकी बात आएगी तो जेनेटिक कोड में मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहूंगा कि आप टॉप राइट कॉर्नर में यहां कहीं पे यूजीजी लिखा होगा, यहां कहीं पे यूजीजी लिखा होगा, उसको एक बार देख लीजिए। यूजीजी बेटे ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। एयूजी के अलावा अकेला कोडोन है जो सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। अदरवाइज करीब करीब हर एक बाकी सारे के सारे कोडोन्स में जो है बेटे डीजेनरेसी है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जामिनर बड़े यूनिक चीज आपसे पूछ सकता है और वो यूनिक चीज ये है कि यूजीजी कोड्स फॉर यस 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 इट इज अ डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। अभी मैंने आपको बताया दी थी, है क्या नहीं? ठीक है। नहीं, याद नहीं करना होगा बेटे। डू नॉट रिमेंबर द कोडॉन्स, ऑल 64 कोडॉन्स। 3 आपको स्टॉप कोडॉन पता है। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, है ना बेटे? ये इसी तरह कहते हैं, है ना? एयूजी आपको पता है बेटे। आपको बेटे फॉर एग्जांपल जीएजी जीयूजी भी जरूर पता होगा सिकल सेल एनीमिया की वजह से। थर्ड कोड डीजेनरेसी में जीजीजी अगर ग्लाइसिन है तो जीजीसी ग्लाइसिन है, जीजीयू ग्लाइसिन है, जीजीए ग्लाइसिन है। इस तरह से करीब 25-30 कोडॉन आपको अपने आप आते हैं। एग्जाम में जो भी वो पूछ ले बेटे, वो या तो इंक्लूजन से या एक्सक्लूजन से हो जाएगा। ऑल 64 नीड नॉट बी रिमेंबर्ड। क्या ये बात सही है? बोलो बेटे, कोई भी जरूरत नहीं है सारे के सारे 64 को याद करने की। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई बेटे? एक और चीज समझिए बेटे, एक और चीज समझिए। एक सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर रही है। लेकिन सेल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और मेटाबॉलिक पाथवे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सेल के अंदर जब एक ऑर्गेनेली काम कर रही है तो प्रॉब्लम यह है कि वो हर चीज से इन्फ्लुएंस हो रही होगी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रही होगी। मार्शल निरनबर्ग ने एक तरीका इजाद किया कि किस तरह से एक ये जो सेल के जो कंपोनेंट हैं उनको अलग कर दिया जाए और सेल फ्री सिस्टम में वही काम जो केवल यही ऑर्गेनली कर रही है इसको स्टडी किया जाए। सो आपकी एनसीईआरटी में जहां पर लिखा है कि मार्शल निरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, इसका मतलब यह हुआ कि आप राइबोसोम से सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर कहीं पर पेप्टाइड सिंथेसिस करा रहे हैं। यह सेल फ्री सिस्टम है, मार्शल निरनबर्ग ने इस्तेमाल किया।
और जब सेवेरो ओकोवा एंजाइम की बात हो रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर सकता है। सेवेरो ओकावा वो साइंटिस्ट थे जिनकी लैब में इस एंजाइम की खोज की गई थी, उन्होंने खुद नहीं करी थी, उनकी लैब में इस एंजाइम की खोज की गई थी। तो यहां पर जो दो तीन पॉइंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मार्शल निरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आपको समझ में आ गया कि सेल फ्री सिस्टम का क्या मतलब है, आपको ये समझ में आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने एक मीडियम में खाली यू दे दिया, यू न्यूक्लियोटाइड्स में, और आपने फिर क्या किया, एंजाइम दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, उसने यू सारे जोड़ दिए, तो जो आपके पास बेटे होमोपॉलीमर बना उसमें खाली यू है, वो पॉली यू होमोपॉलीमर बन गया। जब आपने इसे मार्शल निरनबर्ग के सेल फ्री सिस्टम में राइबोसोम से क्या कराया बेटे, ट्रांसलेट कराया, तो आपने देखा कि जो पेप्टाइड बना है उसमें खाली फिनाइल एलेनिन है। अब आपको समझ में आ गया था कि यू जो है वो कोड करता है बेटे किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। आपकी एनसीईआरटी हरगोबिंद खुराना के बारे में भी शायद बात कर रही है। उम्मीद है ये चीज बहुत अच्छे से आपको जेनेटिक कोड के बारे में समझ में आया होगा। ट्रांसफर आरएनए, देखो बेटे 2 मिनट लूंगा यहां पर, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर आरएनए की हम बात करते हैं तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। लेट मी टेक दिस पेपर, और यहां पर बेटे मैं ऐसे करता हूं, यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, लेट अस से समथिंग लाइक दिस, एनसीईआरटी पे ही रख लेता हूं इसको। गिव मी 1 मिनट सो दैट आई एम एबल टू शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये कह रहा हूं कि लेट अस से डीएनए की टेम्पलेट है 3' TAC, 3' TAC 5', ध्यान देना बेटे। तो डीएनए की जो टेम्पलेट है वो 3' TAC 5', इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्ट बनाइए मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनेगा 5'AUG। सही है, बोलते जाओ बेटे, क्या ये सही है, बोलिए, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट? ठीक है। अब हमने कहा कि इस पर मैसेंजर आरएनए आकर के, इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए आकर के हाइब्रिडाइज हुआ, तो ट्रांसफर आरएनए पर यहां पर क्या लिखा होगा बेटे, ट्रांसफर आरएनए पर यहां पर क्या लिखा होगा, यहां पर ट्रांसफर आरएनए एक यहां पर बेटे बिल्कुल इसी जैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये एंटी कोडोन कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसका मतलब ये इस जैसा होना चाहिए और टी की जगह यू होना चाहिए। ये बेटे क्या है, यू, और ये क्या है बेटे ए, और ये क्या लिखा है यहां पर सी। सही है, बोलो बेटे। लेकिन क्योंकि ये 5' to 3' है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी बेटे, यहां से डायरेक्शन क्या होगी ये बताइए, यहां से डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे क्या लिखूं मैं, यहां पर क्या लिखूं, इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटे, ये 3' होगा, और ये क्या होगा बेटे, 5' होगा। सही है, बोलते जाओ हाँ या नहीं। बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये बात ठीक है? अब क्योंकि कोडोन को जब आप किसी भी चीज को आप पढ़ोगे, कोडोन को या एंटी कोडोन को, उसको आपको 5' से पढ़ना है, तो इसका मतलब इस एंटी कोडोन का पहला लेटर एक्चुअली सी है बेटे, इसका जो पहला पहला जो बेस है, जो पहला बेस है बेटे वो सी है। क्या ये बात सही है, क्योंकि ये 5' एंड की तरफ है? बोलो बेटे, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैसेंजर आरएनए का जो थर्ड बेस है वो एंटी कोडोन के पहले बेस से हाइब्रिडाइज करता है, ठीक है बेटे, और इसका जो बेटे फर्स्ट बेस है वो एंटी कोडोन के थर्ड से करता है। क्या ये बात सही है? बोलो बेटे, क्या ये ठीक है? ठीक। अब क्योंकि बेटे जी 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 का मतलब भी बेटे ग्लाइसीन है, जी जी सी का मतलब भी ग्लाइसीन है, जी जी यू का भी मतलब ग्लाइसीन है, तो और जी जी ए का भी मतलब ग्लाइसीन है, क्योंकि थर्ड कोड डीजेनरेसी है, क्योंकि थर्ड कोड डीजेनरेसी है, तो हर एक के लिए अलग अलग टीआरएनए होने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल में कोई इस तरह की हम बेटे बेस ले लें जो इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी हो, और वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, और वो एक से ज्यादा बेसिस के साथ में पेयरिंग कर सके, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? बोलो बच्चों। अगर हम यहां पर कोई आइनोसिन जैसी चीज रख देते हैं जो एसीयू तीनों से जाकर के बेटे कोड कर सकती है, बेस पेयर कर सकती है, तो आपको उतने ट्रांसफर आरएनए की जरूरत नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि टेम्पलेट डीएनए पर ये एक सीक्वेंस थी, आप एंटी कोडोन की सीक्वेंस बता दीजिए जो इस पर ट्रांसक्रिप्ट बनेगा मैसेंजर आरएनए उस पर हाइब्रिडाइज करे, और वो बेटे डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे, वो डायरेक्शन आपका आंसर आएगा बेटे 5'CAU। आप यूएसी मत ढूंढते रहना, सीएयू भी ढूंढना, क्यों? क्योंकि वो बेटे 5' to 3' लिखा हुआ होगा। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया? मुझे बताइए। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जी ये डीएनए की टेम्पलेट है, उस एंटी कोडोन की सीक्वेंस बताइए जो इस पर बनने वाले ट्रांसक्रिप्ट के साथ जुड़ेगा, तब आपको ये समझ में आ गया कि आपने ये डायरेक्शनल सेंसिटिविटी जरूर देखनी है बेटे। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ये मुझे एक इस तरह का क्वेश्चन लग रहा था जो वो पूछ सकते हैं, और आपको बच्चों से आसानी से यहां पर गलती हो सकती है।
सो विद इन द एनसीईआरटी दिस इज, अगर वो थोड़ा सा भी इस तरह का पेपर बनाते हैं, अगर वो ये कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डालें जो कि थोड़े से हटके हों, तो ये एक उनमें से आ सकता है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। ट्रांसफर आरएनए में मुझे आपको यही बताना था। सोल्यूबल आरएनए आपको पता है, इसके एडेप्टर होने का रोल हम कर ही चुके हैं। ट्रांसलेशन में बेटे, ट्रांसलेशन में 23 SR आरएनए आपने याद रखना है। 23 SR आरएनए, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है जिसे 50S कहते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, वो है 23 SR आरएनए। और वो बेटे एक राइबोजाइम है, वो एक राइबोजाइम है, उसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में उसकी भूमिका आती है। अब एग्जामिनर अगर आपसे ये कहता है कि ट्रांसलेशन से पहले क्यों अमीनो एसिड को चार्ज किया जाता है, सो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की सिग्निफिकेंस क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अमीनो एसिड को चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि उन्हें एक्टिवेट किया जाता है, उन्हें रिएक्ट कराया जाता है, एटीपी की एनर्जी इंपार्ट की जाती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जेटिक्स फेवरेबल होने चाहिए। यस, और वो आपने एनर्जी पहले ही दे दी, और उसके बाद आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि जब इस तरह के दो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड पास पास आएंगे, तो अब केवल उनके बीच में कैटालिसिस करना है, फास्ट करना है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और वो काम 23 SR आरएनए कर देता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ हाँ या नहीं। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे। तो हमें ये वाली कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हम यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। एक और चीज मुझे यहाँ पर देखनी होगी, वो ये है कि जो यूटीआर है, तो इसका मतलब जिस टाइम पर ट्रांसक्रिप्ट बना, तो ट्रांसक्रिप्ट बना तो उसके बाद में उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई। इसका ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्ट है, तो स्ट्रक्चरल जीन से और 5' के बीच में ये 5' यूटीआर होगा, ये ट्रांसलेट नहीं होगा। और बेटे बिल्कुल स्ट्रक्चरल जीन के खत्म होने से टर्मिनेटर तक बीच में 3' यूटीआर होगा, ये भी ट्रांसलेट नहीं होगा। लेकिन ये फालतू नहीं है, ये हर चीज में मदद करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एफिशिएंट ट्रांसलेशन में मदद करेगा। लेकिन यूटीआर जरूर होते हैं, इसे अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। अब अगर इधर भी अनट्रांसलेटेड रीजन है, इधर भी अनट्रांसलेटेड रीजन है, और वो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि राइबोसोम को कैसे पता कहां से कहां आपने इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, या एंजाइम को कैसे पता, तो आप ये कहेंगे कि यहां पर एक जगह पर एयूजी लिखा होगा, और एक जगह पर स्टॉप कोडोन होगा, और यहां से यहां तक ट्रांसलेशन होगा। सो ट्रांसलेशन बिगिंस एट एयूजी एंड एंड्स एट द टर्मिनेशन कोडोन। सही है बेटे? बोलो बेटे, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और चीज समझिएगा बेटे, एक और चीज समझिएगा। जो जीन है वो जब एक्टिव होती है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब हम बात कर रहे हैं जीन एक कन्वेंशनल सेंस में, तो हम ये कह रहे हैं कि जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करती है एक पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड या प्रोटीन के लिए। हम बहुत सिंपल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने ये कहा कि ये जो जीन ट्रांसक्राइब हुई, फिर ये ट्रांसलेट हुई, और जो प्रोटीन बना वो इस जीन का एक्सप्रेशन है। तो अब तक हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है। आपने देखा डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, आपने देखा डीएनए ट्रांसक्राइब कैसे होता है, फिर आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ट्रांसलेट कैसे होता है। तो अब आपके सामने वो प्रोटीन आ गया जो जीन का एक्सप्रेशन है। अब आपकी एनसीईआरटी का एक टॉपिक चेंज होता है, और वो ये कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब इस जीन एक्सप्रेशन को अब हमें रेगुलेट करना है। तो अगर मैंने ज्यादा खाना खाया तो मुझे ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, कम खाना खाया तो मुझे कम इंसुलिन बनाना पड़ेगा। अगर मेरी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है तो इंसुलिन नहीं बनाना पड़ेगा, कभी बनाना पड़ेगा कभी नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ रहा है तो कभी ज्यादा और कभी बेटे कम। इसको हम कह रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मकसद ये है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, और एक्चुअली इट मेक सेंस कि जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होना चाहिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का, वो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन के शुरू पर आप जो है बेटे उसको, सॉरी यस, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पर आपको क्या करना है बेटे, आपने इसको रेगुलेट करना है जीन एक्सप्रेशन को। क्योंकि अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट बनने से ही रोक दिया, तब बेटे आपने काफी एनर्जी सेव कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनने दिया तो बहुत शुरू में रोक दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ट्रांसक्रिप्ट बनने दिया, उसके बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मगर यूकैरियोट्स में उस ट्रांसक्रिप्ट को आप न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मत आने दीजिए। आ जाए तो साइटोप्लाज्म में तोड़ दीजिए। आप आरएनए इंटरफेरेंस को जानते हैं, आपको पता है आरएनए इंटरफेरेंस में मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से बेटे कर दिया जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ जीन साइलेंसिंग। आपको पता है जीन साइलेंसिंग का मतलब है कि आप जीन के प्रोडक्ट को बनने नहीं दे रहे हैं, तो आप जीन एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं बेटे, रेगुलेट कर रहे हैं। ये भी सारे तरीके हैं। आप हो सकता है ट्रांसलेशन ना होने दे, हो सकता है ट्रांसलेट भी हो जाए प्रोटीन तो उसे तोड़ दें, लेकिन इट डज नॉट मेक सेंस अदरवाइज, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। हर चीज से बाहर निकल के आ गया,
पैथोजन का एमआरएनए, तब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इसीलिए इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव है प्रोकैरियोट में, और कोई तरीका नहीं है, और बहुत मेजर तरीका है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का यूकैरियोट्स में। और जो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो बाइंडिंग है बेटे आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर पे, और इसी को आपने रेगुलेट करना है। और इसीलिए आपकी एनसीईआरटी अब ओपरन की बात करती है, और ओपरन में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि प्रोकैरियोट्स में एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होने वाली जीन्स एक के बाद एक साइमल्टेनियसली डीएनए की टेम्पलेट पर लोकेटेड होती हैं, और उनका कॉमन प्रमोटर होता है। तो एनसीईआरटी ये कह रही है कि लैक ओपरन में जेड वाई ए इकट्ठे पड़ी हुई है, तीनों के तीनों लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, एंड दे शेयर अ कॉमन प्रमोटर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन ओपरन। ओपरन प्रोकैरियोट्स में जो देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होने वाली सारी जीन्स साइमल्टेनियसली एक के बाद एक डीएनए के टेम्पलेट पर लोकेटेड है, और वो शेयर कर रही हैं सेम कॉमन प्रमोटर को। इसे हम ओपरन कहते हैं। और यहीं पर आपको पता चल गया बेटे, अब मुझे आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ यू एब्सोल्युटली नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपको पता है लैक ओपरन कैसे काम करता है, कैसे आप प्रमोटर और जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके बीच में एक जगह होती है, उसे कहते हैं ऑपरेटर। उस पर कोई प्रोटीन जाकर के बाइंड करता है, जिसे आप रिप्रेसर कहते हैं, और उसकी वजह से बेटे आरएनए पॉलीमरेज या तो बाइंड नहीं कर पाता प्रमोटर को, या फिर बेटे उसके ऊपर इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर वो वॉक नहीं कर सकता, और जैसे ही चलेगा तो बीच में एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा और गिर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। तो बात यही है कि हम कैसे प्रमोटर पर जो बाइंडिंग, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी आपको दे रही है। उम्मीद है, मैं अभी यहां पर लैक ओपरन पढ़ाने नहीं बैठा हूं, आप सबको पता है कि लैक ओपरन किस तरह से काम करता है। आज मैंने इस आधे घंटे में कोशिश ये करी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को ध्यान में रखते हुए कि कुछ अपनी तरफ से मैंने रिएक्ट नहीं किया आपके क्वेश्चंस को, किसी को भी आई एम वेरी सॉरी, लेकिन इस टाइम पे आपका टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो मैंने जो यहां पर देखा कि कुछ क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर विद इन दी एनसीईआरटी पूछता है तो वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक तरफ हमने उसकी तरफ ध्यान दिया। जी कपिल सर। तो शर्मा सर, दिस इज फैंटास्टिक। हम रात को कितने बजे मिलेंगे सर? वही 11 बजे मिल जाएंगे। एंड वील स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। हाँ, वो बच्चे कुछ कह रहे हैं कि इंड्यूसिबल ओपन करा देना, तो करा देंगे। ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन वुड बी इजी, वेरी वेरी इजी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम मतलब आपके करे हुए होंगे, एक दो जो नहीं है बेटे घबराना नहीं। तो बच्चों, मैं एक बार वापस इस बात के ऊपर एम्फोसाइज कर देना चाहता हूँ, शर्मा सर ने भी बोला, नो न्यू क्वेश्चंस, नो न्यू टेस्ट हम्म, नाउ। यू शुड नॉट थिंक कि आपको नहीं आता, यू शुड थिंक आपको आता है, एंड गो विद दैट कॉन्फिडेंस। और ब्रश अप करना है चीजों को, जहाँ पे आपको लगता है आपसे गलतियां हो जाती हैं, आपने कहीं पे रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, थिंग्स विच हैव गॉटन रॉन्ग, उनको देख लीजिए। अदरवाइज डोंट ट्राई एंड डू हैवी लिफ्टिंग, पीसफुली। और इसका मतलब ये नहीं है कि सो जाओ, या इसका मतलब ये नहीं है कि नेटफ्लिक्स देखना चालू कर दिया, फीफा वर्ल्ड कप देखना चालू कर दिया। यू विल अननेसेसरली फील गिल्टी। तो शर्मा सर को एक बड़ा सा थैंक यू बोल दीजिए। यू कैन ऑल्सो विश शर्मा सर अगेन, यदि आपने अभी तक विश नहीं किया। शर्मा सर का कल बर्थडे था। शर्मा सर मेरी तरफ से विदाई है। so we both are, yes, yes, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you.